नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु वाज सामंत्स। जो सामंत्स होते थे वो कौन थे? बिग लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। जो सामंत्स होते थे वो जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक होते थे वो, और जो वॉरियर चीफ्स जो उस वार के टाइम पे राजा को आर्मी प्रोवाइड कराते थे वो होते थे। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? हरिश्चंद्रा, दंदी दुर्गा, राजराजा वन, या कलहन। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दंती दुर्गा। दोस्तों, ये जो है जो चालुक्य किंग थे उन्हें हराकर जो है राजा बने थे। नेक्स्ट इज हाउ वाज द टैक्स वैती टेकन बाय चोलाज। जो चोलाज थे उनके द्वारा जो वैती के नाम से कर था वो किस तरीके से लिया जाता था? इन कैश और कॉइन, कैश में, या बाय प्लोशेयर यानी जो वो जो खेती करते थे उसके हिस्से के रूप में, या इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, या ऑल ऑफ दिस। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। जो ये लोग थे लोगों से बंधुआ मजदूरी कराते थे। नेक्स्ट इज ग्रांट गिवन बाय किंग्स टू ब्रह्मणाज एंड अदर्स वर मेंशन ऑन विच टाइप ऑफ प्लेट्स। जो राजा ब्राह्मण्स को और जो अदर उसके जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे उन्हें जो ग्रांट्स देते थे वो किस चीज़ पे मेंशन करते थे? जो वुडन प्लेट्स होती थी उन पर, आयरन की प्लेट जो होती थी उन पर, या रॉक पर पत्थर जो होते थे उन पर, या कॉपर की प्लेट। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है कॉपर प्लेट। राजा जो है कॉपर की प्लेट पर मेंशन करता था कि किसको वो दी जा रही है, कितनी, और किस राजा के द्वारा। नेक्स्ट इज द बैटल अमंग द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टी ओवर कनौज कंट्रोल वाज कोल्ड एज। जो तीन डायनेस्टी थी ये राष्ट्रकूटा, पाला किंगडम और गुर्जर प्रतिहार, इनके जो बीच जो है वो हमेशा कन्नौज जो था उसके कंट्रोल के ऊपर लड़ाई होती रहती थी। तो उसे हम क्या कहते थे? उस बैटल का नाम बैटल ऑफ पानीपत था, या त्रिपति स्ट्रगल था, या बैटल ऑफ खांडवा था, या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, जो उसका राइट आंसर है वो है त्रिपार्टी स्ट्रगल। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनी रेडिड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो मोहम्मद ऑफ गजनी था उसने इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर कितनी टाइम रेड किया था? 4 टाइम्स, 6 टाइम, 27 टाइम, या 1 टाइम। सो जिसका राइट जो आंसर है वो है 27 टाइम। मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर जो है 27 बार आक्रमण किया था 997 से 1030 के बीच में। और जो इसका सबसे फेमस अटैक था वो था सोमनाथ का टेम्पल के ऊपर अटैक जो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट इज विच मुस्लिम स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी के साथ में जो मुस्लिम स्कॉलर था वो कौन सा इंडिया आया था? अमीर खुसरो, मिराज सिराज, अलबरूनी, या मीर कासिम। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा ही जो बुक है किताबुल हिंद वो अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट इज हुम डिड पृथ्वीराज चौहान थर्ड डिफीटेड इन ईयर 1191 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने किस को जो है 1191 की लड़ाई में पानीपत में डिफीट किया था? मीर कासिम को, महमूद गोरी को, या महमूद गजनवी को, या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद गोरी। दोस्तों, इन्होंने जो है 1191 में महमूद गोरी को हरा दिया था, जहाँ से जो था वो भाग गया था। अगले ही साल लेकिन 1192 में सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत थी उसमें महमूद गोरी जो है इन्हें हरा देता है और बंदी बना के अफगानिस्तान ले जाता है। नेक्स्ट इज विच चोला रूलर बिल्ड द टाउन ऑफ थंजौर। जो थंजौर का किला था, टाउन था, वो किस चोल राजा के द्वारा बनाया गया था? राजा चोला, विजय चोला, राजेंद्र फर्स्ट, या नन ऑफ दिस। सो जो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयालय चोला। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ पेसेंट सेटलमेंट उर।
लिविंग इन लार्ज विलेज कॉल्ड। दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो पेसेंट्स की जो सेटलमेंट होता था ग्रुप का, उसे हम उर कहते थे। अब जो जो ये छोटे छोटे उर थे, ये जब एक साथ आकर बड़ी सेटलमेंट बनाते थे तो हम उसे क्या कहते थे? नैडू, कदामी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो नाडू। ये जो पेजेंट्स की सेटलमेंट की बड़ी लार्ज यूनिट होती थी उसे हम नैडू कहते थे। नेक्स्ट इज अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा द गोल्डन वोम्ब वॉज कंसिडर्ड एज rebirth ऑफ ब्राह्मण, rebirth ऑफ सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय, सेक्रीफाइसल परफॉर्मेंस या नन ऑफ दिस। सो एक जो रिचुअल होती थी हिरण्यगर्भा के नाम से, उसके करने के बाद में क्या समझा जाता था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय। जो सेक्रीफाइजर होता था, जो इस चीज़ को जो है इस रिचुअल को परफॉर्म करता था, ऐसा माना जाता था कि इस रिचुअल के बाद में उसका पुनर्जन्म होता है क्षत्रिय के तरीके से। नेक्स्ट इज द टर्म त्रिभुवन चक्रवर्ती स्टैंड्स फॉर। त्रिभुवन चक्रवर्ती जो है हम उससे क्या समझते हैं? ग्रेट किंग, द क्रिएटर, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स या द प्रोटेक्टर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड। इसका मतलब है कि तीनों जो वर्ल्ड हैं, तीनों जो दुनिया है, उसका अधिपति, राजा। नेक्स्ट इज द प्रशस्ति फाउंड इन ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। जो ग्वालियर की प्रशस्ति जो हमें मिली है मध्य प्रदेश से, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत भाषा में। ग्वालियर की प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द चोला पीरियड टेम्पल्स वर नॉट ओनली रिलीजियस बट ऑल्सो द हब ऑफ। जो चोला के पीरियड में था, हमने देखा है कि जो वहाँ पे भी मेन टेम्पल जो होता था उसके इर्द गिर्द जो है पूरी एक सोसाइटी की टाइप में डेवलप हो जाती थी। सो जो रिलीजियस जो था, वो टेम्पल जो था, वो रिलीजियस के साथ में और किस चीज़ का हब था? सोशल लाइफ का, कल्चरल लाइफ का, इकोनॉमिक लाइफ का या ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। इन टेम्पल्स के चारों तरफ जो है हर तरीके की एक्टिविटी होने लगती थी, लोग आके रहने लगते थे वहाँ पे, जो है अपना बिजनेस जो है, जो भी वो कार्य करते थे वो करते थे, तो हर तरीके की वहाँ पे एक्टिविटी होने लगती थी। नेक्स्ट इज व्हाट वर द कंडीशन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ सभा अकॉर्डिंग टू उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन। जो उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन हमें मिला है उसके हिसाब से जो सभा होती थी उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती थी? सो should have their own land, should have their knowledge of Vedas, should be between 35 and 70 years of age या all of this। सो इसका जो राइट आंसर है वो है all of this। जिस इंसान को जो है सभा का मेंबर बनना होता था उसके पास ये कंडीशन थी कि उसकी जो है खुद की लैंड होनी चाहिए, खुद का उसका घर होना चाहिए, उसकी जो एज है वो 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसने जो है वेदास पढ़े हुए हों, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।